नमस्कार, मैं हूं नवेद और दमदार 10 में स्वागत है आपका। दमदार 10 में सबसे पहले बात आज पंजाब से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करेंगे। पंजाब के सीएम और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कैप्टन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। चिट्ठी में कहा गया है कि पंजाब सरकार और राजनीति में आलाकमान जबरन दखल कर रहा है। आलाकमान को पंजाब राज्य को समझना चाहिए। आलाकमान के दखल से पार्टी को नुकसान हो सकता है। बाकायदा तल्ख चिट्ठी लिखी है कैप्टन अमरिंदर ने, और इस चिट्ठी के साथ साथ आलाकमान को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर। आपको बता दें कि लगातार पंजाब में जो कांग्रेस है उसमें घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कैप्टन खेमा है, दूसरी तरफ सिद्धू खेमा है, और सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की कवायद की खबर के बीच ही कैप्टन की चिट्ठी सामने आई। क्या लिखा है चिट्ठी में देख लीजिए। पंजाब सरकार और पंजाब कांग्रेस में दखल ठीक नहीं है। आलाकमान के दखल और फैसलों का नुकसान पार्टी और सरकार दोनों को हो सकता है। कांग्रेस आलाकमान को पंजाब राज्य को समझना चाहिए। आलाकमान को समझना चाहिए कि पंजाब के हालात इतने अनुकूल नहीं है। कांग्रेस आलाकमान जबरन दखल दे रहा है। तो ये वो चिट्ठी के लबोलुआब है जो हमने आपको बताया किस तरीके से तल्ख चिट्ठी लिखी है कैप्टन अमरिंदर ने, और इस चिट्ठी के मायने क्या है अब ये जो पॉलिटिकल पंडित है वो निकालेंगे। लेकिन इतना तो साफ है कि पंजाब कांग्रेस का घमासान जो हम कह रहे थे क्लाइमैक्स तक पहुंच गया है, वो इस चिट्ठी के बाद लग नहीं रहा है कि जल्दी खत्म होगा, जल्दी शांत होगा। और इसी बीच खबर आ रही है, एक बड़ी खबर बताते हैं। कल पंजाब जाएंगे कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर सकते हैं हरीश रावत। आज हरीश रावत की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। जब सिद्धू को बुलाया गया था दिल्ली तब हरीश रावत वहां भी मौजूद थे, और अब जानकारी निकल के आ रही है कि वो कल कैप्टन से मुलाकात करने के लिए पंजाब जाएंगे। सरकार और पार्टी में फेरबदल पर हो सकती है चर्चा। 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लेटर बम ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज बताए जा रहे हैं उस फैसले से जो लिया जाना है, अभी तक लिया नहीं गया है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कलह खत्म होगी कब, क्योंकि क्लाइमैक्स अभी नजदीक है, ये कहना मुश्किल है। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानने के साथ। मोहित, कप्तान ने तो सीधे सीधे आलाकमान को चुनौती दे डाली है। बिल्कुल नावेद, निश्चित तौर पे कप्तान ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी को चुनौती दे डाली है। निश्चित तौर पर देखिए, जब कप्तान सोनिया गांधी से मिलने आए तो वहां पर बीच का रास्ता निकाला गया था और कप्तान ने अपनी सारी बातें सोनिया गांधी के समक्ष रखी थी, और उस समय वो आश्वस्त होकर गए थे कि सिद्धू पार्टी के यानी पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही वो चंडीगढ़ पहुंचते हैं एक नई खिचड़ी पकती है, और पहले से ही जो तय होता है, खासतौर पे लगातार न्यूज नेशन ने बताता रहा है कि सिद्धू को लेकर राहुल गांधी आमादा है कि सूबे की कमान सिद्धू को दी जानी चाहिए। लिहाजा राहुल गांधी की यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है, और ये माना जा रहा है कि सिद्धू का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। इसी वजह से लेटर पर हम आपको बता दें कि जो कैप्टन अमरिंदर के ओएसडी भामरी सुबह सोनिया गांधी के आवास पे पहुंचते हैं, चिट्ठी लेके पहुंचते हैं। उनसे जब हमने बातचीत की तो हमने उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं सोनिया गांधी के लिए। तो गिफ्ट कुछ और नहीं था बल्कि वो चिट्ठी थी, और जो चिट्ठी सामने आती है तो सीधे तौर पे कैप्टन अमरिंदर नाराजगी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि पंजाब की सियासत को समझिए, पंजाब के नाजुक हालात को पार्टी आलाकमान को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में हालात बुरे हो सकते हैं। ये है मोहित के आलाकमान क्या फैसला लेता है, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हो रही है। क्या आलाकमान झुक जाएगा कप्तान के आगे, या फिर सिद्धू पंजाब अध्यक्ष बन पाते हैं या नहीं, इन तमाम खबरों पर नजर रहेगी। अभी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात उस वायरस की जो देश के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। पिछले 4 दिनों के भीतर पीएम मोदी ने थर्ड वेव को लेकर दूसरी बार बैठक की है। पीएम की चिंता इसलिए भी है क्योंकि देश में ठीक वैसे ही हालात बन चुके हैं जैसे दूसरी लहर के ठीक पहले बने थे। 6 राज्यों से 80% नए केस और 84% मौत का आंकड़ा प्रधानमंत्री मोदी की चिंता बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कोरोना का जो ढलान पिछले कुछ दिनों से दिख रहा था वो जल्दी ऊपर चढ़ने वाला है। लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं
वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन हर घड़ी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर को कैसे रोका जाए। दिल्ली में पीएम हर रोज राज्यों से इनपुट ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स के हर एक संकेतों को बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्कों के हालात को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि कोरोना की तीसरी लहर की जहां कहीं से आने की संभावना हो उसे वक्त रहते खत्म किया जा सके। देश के अधिकांश राज्यों में केसेस की संख्या जिस तरह कम हुई थी उसने कुछ राहत साइकोलॉजिकली फील होता था, कुछ राहत महसूस हो रही थी। विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर उम्मीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पीएम मोदी जिन राज्यों को लेकर चिंता जता रहे हैं वो राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और केरल। अब इन राज्यों को लेकर पीएम मोदी की चिंता की वजह समझिए। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 80% नए केस इन्हीं 6 राज्यों से आए। यही नहीं, पिछले एक हफ्ते में 84% कोरोना से मौत इन्हीं 6 राज्यों में हुई है। मतलब यह कि देश में कोरोना का ग्राफ हर रोज गिर रहा है, लेकिन इन 6 राज्यों में हालात अभी कंट्रोल से बाहर हैं। कैसे, वो देखिए। 16 जुलाई शाम 5 बजे तक देश में कोरोना के कुल 4,30,422 एक्टिव केस रिकॉर्ड हुए। इनमें अकेले महाराष्ट्र में 1,10,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। केरल महाराष्ट्र से भी आगे है, यहाँ 1,19,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। कर्नाटक में फिलहाल 32,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में भी करीब 30,000 एक्टिव केस दर्ज हैं। 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस आंध्र प्रदेश में बने हुए हैं। ओडिशा में भी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। मतलब 4,30,000 एक्टिव केस में से 3,37,000 केस सिर्फ 6 राज्यों से आए हैं। कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकेंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। मौजूदा स्थिति फिर से वैसी ही बन रही है जैसे कि देश में दूसरी लहर के शुरुआत के वक्त बनी थी। ये 23 फरवरी का डेटा है, मतलब कोरोना की दूसरी लहर से ठीक पहले की स्थिति। तब देश में कुल 1,47,306 एक्टिव केस थे। इनमें से 90% एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। लेकिन इन 6 राज्यों में वायरस का संक्रमण पूरे देश तक फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ ऐसी ही स्थिति आज की तारीख में बनी हुई है, जब 80% एक्टिव केस सिर्फ 6 राज्यों से आए। मतलब हम तीसरी लहर के ठीक मुहाने पर खड़े हैं, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसी ओर चेतावनी दी है और आईसीएमआर ने भी कहा है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में हिंदुस्तान में भी तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। ऐसे में भारत सरकार की कोशिश है कि तीसरी लहर को कम से कम 3 महीनों तक थाम लिया जाए, चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जरिए हो या अलग करेक्टिव मेजर्स से। आर नंबर को कम से कम रखा जाए, क्योंकि आने वाले 3 महीने बेहद महत्वपूर्ण हैं। तब तक टीकाकरण को गति दी जा सकती है और जिस तरीके से मृत्यु दर दूसरी लहर में देखने को मिली, केस बढ़ते हुए नजर आए, कम से कम अगर 3 महीने बाद तीसरी लहर आती है तो वैसी स्थिति बनेगी नहीं। टीकाकरण अभियान अपना काम करेगा, वैक्सीन की डोज और प्रोडक्शन बढ़ती हुई नजर आएगी।
पीएम मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्यों को 4T का फॉर्मूला दिया है। ये 4T हैं: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जा रही है और अगले 3 महीने में इसका नेक्स्ट टारगेट अचीव कर लिया जाएगा। कवरेज बढ़ रहा है, प्रोडक्शन आ रही है, लग रही है, तो अगले 3-3.5 महीनों में ये काम जब आगे बढ़ जाएगा तो बहुत सारी जनता, हमारे देश के सारे पीपल ऑफ इंडिया विल बी प्रोटेक्टेड बाय वैक्सीन, हर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीन। उस समय ऐसी वेव आनी, ऐसी आउटब्रेक आनी नई जो है वो और ज़्यादा वायरस के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस बीच कोरोना का आर वैल्यू बढ़ना भी एक्सपर्ट की चिंता बढ़ा रहा है। आर वैल्यू मतलब वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में कितनी तेजी से फैल रहा है। इस साल 9 मार्च से 11 अप्रैल के बीच भारत का आर वैल्यू 1.37 के शिखर पर था। तब ये कोरोना की दूसरी लहर की पीक थी। 11 मई के आसपास भारत का आर वैल्यू 0.98 पर आया था। यहीं से भारत में केस घटने शुरू हुए थे। 16 जून के आसपास आर वैल्यू सबसे निचले बिंदु 0.78 पर पहुंचा था। लेकिन 20 जून से 7 जुलाई के बीच देश का आर वैल्यू 0.78 से बढ़कर 0.88 हो गई, जो चिंता बढ़ा रही है। Just to give an example, if the current rate of decline continues and it doesn't increase or decrease, we will have slightly upwards of 3 lakh active cases all over India by 27th of this month. By contrast, if it had decreased at the rate of 0.78, which was the previous rate, then around the same date we would have less than 1.5 lakh active cases all over the country. So it's like the number of active cases is kind of double what it should have been had the previous rate of decline continued. लेकिन आम लोग इस खतरे को समझ नहीं पा रहे। टीवी और अखबारों में कोरोना के घटते केस को वो मौसम समाचार की तरह देखते हैं और उनकी बेफिक्री बढ़ जाती है। जिस कर्नाटक में कोरोना फिलहाल बेकाबू है, उसकी राजधानी बेंगलुरु में लोगों की बेफिक्री देखिए। जब से अनलॉक शुरू हुआ है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी है वो चिंता का विषय है। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के केआर मार्केट इलाके में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है और किस तरह से सामाजिक दूरी के जो नियम हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है और साथ ही कई लोग जो है बिना मास्क पहने घूमते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर किसी ने मास्क पहना भी है वो सही तरीके से नहीं पहना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए। बेंगलुरु के बाद अब मुंबई की तस्वीर देखिए। शाम में 4 बजे के बाद सब कुछ बंद रखने का आदेश है, लेकिन लोग नियमों का ग्राउंड पर कितना पालन कर रहे हैं वो देखिए। 4 बजे के बाद मुंबई की दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया है। जुहू बीच पर या तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां पर भीड़ भाड़ ना हो, इसको लेकर पुलिस सतर्क है। लेकिन देखिए जुहू बीच के किनारे की ये तस्वीर और ये भीड़ भाड़, क्या इस भीड़ को देखकर आपको लगता है कि अब मुंबई के लोगों में कोरोना का डर बचा हुआ है? कि लोग कितने बेपरवाह पहले ही हो चुके हैं। बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो यहाँ पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। मुंबई वालों की ये बेफिक्री ऐसे वक्त में है जब महाराष्ट्र के 10 जिलों में रिकॉर्ड पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। नंदुरबार जिले में 11.72% यानी 100 लोगों में कोविड टेस्ट से 11 से ज्यादा लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। कोल्हापुर में 9.85, सांगली में 9.2, सतारा में 8.23, रत्नागिरी और पुणे में 7% से ज्यादा पॉजिटिव रेट बनी हुई है। रायगढ़ में 6.98, सिंधुदुर्ग और औरंगाबाद में 5% से ऊपर और बीड में 4.64। अब सतारा से आई इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ इंसान ही इंसान नजर आएंगे। बकरीद से पहले लोगों की ये भीड़ लोड़न बाजार समिति कैंपस में उमड़ी है। बाजार में बकरे की बिक्री शुरू हुई, लेकिन विक्रेता और खरीदार की भीड़ के चलते ये मेले में तब्दील होने लगा है। महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु के हालात समझिए। तमिलनाडु भी उन 6 राज्यों में शामिल है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया।
लेकिन राजधानी चेन्नई से लोग कोरोना के खतरे को लेकर कितने गंभीर हैं, अब वो भी देख लीजिए। कई सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने दी है। अगर तमिलनाडु सरकार की बात सुने तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वे सामान्य तौर पर यहाँ पे पूरी तरह चालू हो चुकी है। लोग मास्क पहन जरूर रहे हैं, उनके मुंह पे लटक रहा है, मगर मास्क को कंप्लीटली जैसे पहनना चाहिए वैसे नहीं, नाक को ढके बिना कई सारे लोग मास्क पहन रहे हैं। इसके कारण नंबर ऑफ केसेस आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना ज्यादा है। जो लोग कोरोना के कम होते केस को लापरवाही का परमिट मान रहे हैं, उन्हें दुनिया के उन मुल्कों की स्थिति समझ लेनी चाहिए जहां 10-11 दिन में ही कोरोना काबू से बाहर हो गया। अमेरिका में 4 जुलाई को 12,000 से कुछ ज्यादा नए केस सामने आए। 10 जुलाई को ये महज 24,000 के पार हुआ और 15 जुलाई को 36,000 के पार, मतलब 11 दिन में केस 3 गुने हो गए। कुछ ऐसा ही हाल ब्रिटेन का भी रहा। यहाँ 4 जुलाई को करीब 23,000 केस दर्ज हुए, 10 जुलाई को ये आंकड़ा 31,000 के पार हुआ और 15 जुलाई को 48,000 के पार, यानी 11 दिन में केस डबल हो गया। इंडोनेशिया में तो हालात और खराब हैं। यहाँ 4 जुलाई को 27,000 केस, 10 जुलाई को 35,000 के पार हुए और 15 जुलाई को केस 56,000 के पार पहुंच गए, मतलब 11 दिन में केस 2 गुने हो गए। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में यूरोप के कई देशों में एकदम तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम पश्चिम में देखें, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे अमेरिका, इधर हम पूरब में देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और कल्पना बाहर का अनेक प्रकार से कहीं पर 4 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना बढ़ोतरी आई है। ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह हिंदुस्तान में भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर गंभीर हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी को 2-2 बैठकें करनी पड़ी। अब बारी आपकी है, फैसला आपको करना है कि आप कोरोना की तीसरी लहर को देश में बुलाएंगे या फिर वक्त रहते इस पर ब्रेक लगाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। दमदार स्पेशल में आज कहानी उस जाबाज पत्रकार की जो जब तक जिंदा रहा पेशे को फर्ज समझकर जीता रहा। काम का जुनून ऐसा कि बम बारूद के बीच तालिबान से भी हार नहीं मानी। अफगानिस्तान में आतंकियों के हमले में मारे गए भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी के कैमरे से क्यों डर गया तालिबान, इसका पूरा विश्लेषण हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चारों तरफ से बरसते बम बारूद और रॉकेट। तालिबान आतंकियों के साथ अफगान फोर्सेस की भयंकर जंग। और जान हथेली पर रखकर जंग की इन तस्वीरों को देश दुनिया के सामने पहुंचाता एक भारतीय जांबाज रिपोर्टर, नाम दानिश सिद्दीकी। अपनी जाबाज रिपोर्टिंग और हुनर से अपनी पहचान बनाने वाला दानिश अब हमारे बीच नहीं है। तालिबानी दहशत की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने कंधार पहुंचा ये फोटो जर्नलिस्ट तालिबान की दहशत का शिकार हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर के लिए काम करने वाले दानिश को तालिबान आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी। ये घटना बहुत दुखदायी है और पूरे विश्व भर में इसकी निंदा हो रही है, सभी देशों में इसकी निंदा हो रही है। नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट इंडिया भी इसकी निंदा कर चुका है और ये एक चिंता की विषय है कि निष्पक्ष रूप से काम करने वाले पत्रकारों को भी आतंकी अफगानिस्तान में या अन्य देशों पर हमले कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। दानिश की हत्या कंधार में हुई, जहां स्पिन बोल्डिंग इलाके में मेन मार्केट एरिया पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था।
अफगान सेना उसे फिर से वापस हासिल करने के लिए ऑपरेशन कर रही थी और दानिश सेना की उसी टुकड़ी के साथ मौजूद थे। तभी क्रॉस फायरिंग में दानिश और एक सीनियर अफगानी अधिकारी की मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि दानिश पहली मर्तबा जंग की ऐसी तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। वो अफगानिस्तान में लंबे अरसे से काम कर रहे थे और इस दरमियान न जाने कितनी बार उन्होंने तालिबान की नफरत भरी करतूत को अपने कैमरे में कैद किया था। फोटोग्राफी के लिए उन्हें पुलित्जर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। तालिबान आतंकियों ने जिस तरह भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को निशाना बनाया, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन, क्या आईएसआईएस के रास्ते पर चल पड़ा है तालिबान? पत्रकारों की हत्या करके क्या संदेश देना चाहता है तालिबान? रॉकेट दागने वाला तालिबान आखिर कैमरे से क्यों डरा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तालिबान अफगानिस्तान को डार्क जोन बनाना चाहता है? आगे इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दानिश के ट्विटर हैंडल से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। कुछ ही दिन पहले दानिश अफगानिस्तान के कंधार पहुंचे थे। ये वही इलाका है जो कभी तालिबान का हेडक्वार्टर हुआ करता था और जो आज एक बार फिर युद्ध जैसे हालात झेल रहा है। दानिश दुनिया को दिखा रहे थे कि अफगान स्पेशल फोर्स तालिबान से कैसे लोहा ले रही है। दानिश ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर अफगानिस्तान कवरेज से जुड़े फोटोग्राफ और वीडियो साझा किए थे। उनकी आखिरी स्टोरी एक ऐसे मिशन के बारे में थी जिसमें अफगान कमांडो कंधार के बाहरी इलाके में तालिबानी विद्रोहियों के चंगुल में फंसे एक घायल सैनिक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करते वक्त हर पल मौत से लड़ रहे थे दानिश सिद्दीकी। 13 जुलाई को उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था। उस दिन तालिबान के रॉकेट से उनकी सीधी टक्कर हुई थी, मगर हाथों से कैमरा नहीं छूटा। अब 13 जुलाई की इसी तस्वीर को देखिए, जिसे दानिश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला था। इसमें उन्होंने लिखा कि अफगान स्पेशल फोर्सेस एलीट फाइटर देश की अलग अलग फ्रंट लाइन पर तैनात हैं। मैं इन युवाओं के साथ कुछ मिशंस के लिए आया हूं। दरअसल ये एक रेस्क्यू मिशन था जिसे 18 घंटों में बंधक कुछ पुलिसकर्मियों को तालिबान के चंगुल से निकालना था। देखिए अफगान सेना के साथ हमवी गाड़ी में बैठे दानिश जैसे ही उस इलाके में पहुंचे, हमवी पर रॉकेट से ग्रेनेड बरसने लगे। यानी काम को लेकर दानिश का कमिटमेंट किस तरह का था, वो इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनके काम का जुनून उस पर भारी पड़ता था। दानिश अफगानिस्तान में जारी जंग के बीच 15-15 घंटे काम कर रहे थे और जहां मौका मिलता वो वहां 15 मिनट आराम के लिए निकाल लेते थे। दानिश दुनिया के जाने माने रिपोर्टर थे। उन्हें साल 2018 में रोहिंग्या शरणार्थी संकट पर फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर सम्मान मिला था। अफगानिस्तान से पहले दानिश इराक की जंग, हांगकांग में विरोध प्रदर्शन और नेपाल में भूकंप जैसी खबरों पर भी बेहतरीन रिपोर्टिंग कर चुके थे। सवाल यही है कि दानिश की हत्या क्यों की गई? क्योंकि आतंकी संगठन आईएसआईएस अभी तक पत्रकारों को निशाना बनाता आया है। अब तालिबान भी उसी रास्ते पर क्यों चला? 46 जर्नलिस्ट को तालिबान ने धमकी दी है और उनको इंसिडेंट्स को कवर करने से चेतावनी दी। ये साफ अंदेशा मिलता है कि वो नहीं चाहता कि जो भी इंसिडेंट्स अफगानिस्तान में हो रहे हैं वो बाहर जाए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में अफगानिस्तान 122वें नंबर पर है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में यहां सबसे ज्यादा 16 पत्रकार मारे गए, जबकि 2019 में 5, 2020 में 6 और 2021 में दानिश समेत 6 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। इसी साल मार्च में अफगानिस्तान में 3 महिला मीडिया कर्मियों की हत्या आईएसआईएस ने इसलिए कर दी थी क्योंकि वो अफगान सरकार के मीडिया सेंटर में काम कर रही थी। आपको साल 2002 में पत्रकार डेनियल पर्ल हत्याकांड जरूर याद होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार पर्ल का पाकिस्तान के कराची में अपहरण करके हत्या कर दी गई थी
क्योंकि वो चरमपंथियों के खिलाफ स्टोरी करने गए थे। इसी तरह अगस्त 2014 में आईएस के आतंकवादियों ने सीरिया में अगवा किए गए अमेरिका के पत्रकार जेम्स होले का सिर काटकर हत्या करने का वीडियो जारी किया था। इन सभी वारदातों का मकसद दहशत फैलाना था। दानिश की हत्या से तालिबान ने एक तरह से दुनिया की पत्रकार बिरादरी को एक संदेश देने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान में जो उनके खिलाफ जाएगा, सच्चाई दिखाएगा, उसका हाल यही होगा। और अब बात आज की अच्छी खबर की। कोरोना की वजह से इन दिनों गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों को सही तरीके से राशन मिले, राशन में कोई कटौती ना हो, इसके लिए हरियाणा के गुरुग्राम में अनाज एटीएम लगाया गया। अब तक आपने एटीएम से पैसे ही निकाले होंगे, लेकिन अब एटीएम में अनाज भी निकलेगा। राशन लेने के लिए ना तो लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और ना ही राशन के वजन में घपला होगा। आधार कार्ड लगाइए और राशन घर ले जाइए। राशन वाले एटीएम का आगाज हरियाणा में हो चुका है। हरियाणा सरकार ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम के फरुख नगर राशन डिपो में लगा दिया है। अनाज एटीएम से 1 मिनट में 10 किलो तक अनाज निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही अब किसी को ये शिकायत नहीं होगी कि अनाज कम दिया गया, क्योंकि ये मशीन सही मानक तक अनाज ऑटोमेटिक देगी। उपभोक्ताओं के लिए जो खासकर जो वेट का किसी की कोई शिकायत होती थी या किसी और प्रकार की शिकायत होती थी, उसमें उसका कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। ये मशीन पूरी तरह एटीएम की तरह काम करती है। मशीन में आधार या फिर राशन कार्ड नंबर डालना होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद जितना अनाज सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है, खुद मशीन के नीचे लगे बैग में भर जाएगा। अब राज्य के दूसरे शहरों में भी अनाज एटीएम लगाए जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।